अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली खबर हमेशा की तरह जो पेट्रोल की प्राइसेस की खबर होती है, और मैं पाक व्हील्स के ऊपर भी पढ़ रहा था कि अभी 16 तारीख को यानी 15 तारीख के शाम को प्राइसेस चेंज होती हैं और लोगों की शायद एक्सपेक्टेशन हो कि शायद नीचे आ जाए। ग्लोबली पेट्रोल नीचे आया था, बट मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत होगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गवर्नमेंट ने फॉर्मूला दिया था ओगरा ने, उसके मुताबिक हर 15 दिन बाद जो है जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें 4 रुपये का इजाफा होगा। तो मेरा ख्याल है उस 4 रुपये के इजाफे के साथ पेट्रोल जो है वो एवर हाइस्ट पे पहुंच जाएगा अपने। एंड आई होप सो कि मेरी बात गलत हो और मैंने जो इंटरप्रेट किया था वो भी गलत हो, और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं उस पर गलत साबित हो जाऊं। लेकिन अभी तक की न्यूज़ यही है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। अब अगर बात करें और पिछला जो दिसंबर था तो जब ख़त्म हुआ तो अक्सर मैंने ये रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि जो है डिफरेंट कंपनी उसकी प्रोडक्शन फिगर्स क्या आ रही। हमेशा कन्वेंशनली होता ये था कि दिसंबर में ना गाड़ियों की सेल बड़ी डाउन रहती थी। बट जो अगला व्लॉग है जो मैं आपके लिए यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ, पर इंटरेस्टिंग व्लॉग ये कि इस साल दिसंबर में तमाम गाड़ियों की सेल्स जो है वो ऊपर गई हैं। अब उसके पीछे 3-4 मुहर्रकात हैं। एक तो ये था कि लोगों का था कि मिनी बजट आ जाएगा, मिनी बजट आ जाएगा तो गाड़ियों की प्राइसेस महंगी हो जाएगी, इसलिए बहुत से लोग जिनमें इंक्लूडिंग मैं भी शामिल हूँ, और उन लोगों ने ये कहा कि यार हम दिसंबर में गाड़ी ले लेते हैं बजाय जनवरी में ज़्यादा प्राइस मिले। जैसे कि अगर आपको याद हो MG, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, काफ़ी सारा कंपनियों ने ना एक डिफरेंट सा फॉर्मूला बना के दिया था कि अगर आप दिसंबर में या नवंबर में अक्टूबर में गाड़ी लेंगे तो उसकी ये प्राइस है, दिसंबर की ये है, जनवरी की ये है। तो वो जो एक होता है ना, हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री में मौत दिखा के बुखार पे राजी करने का एक वो स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो दिसंबर में इस साल हाईएस्ट सेल हुई हैं, और तमाम ऑटो मैन्युफैक्चर की अगर आप ये ब्लॉग पढ़ना चाहें। उसी साथ अगला ब्लॉग जो है वो ऑल्टो से रिलेटेड है। सुजुकी ऑल्टो की एवर हाईएस्ट सेल हुई है, 9000 समथिंग यूनिट है। अब इसमें जो है वो एक रोल तो ये भी पार्शियल प्राइस का भी था, दूसरा ये वजह है कि सुजुकी की जो प्रोडक्शन है वो पहले से ज़रा रुकी हुई थी। उनका कोई फ्यूल पाइप का कोई इशू चल रहा था, तो काफ़ी अरसे से उसकी डिलीवरियाँ रुकी हुई थी। तो एकदम दिसंबर में जब वो सारी गाड़ियाँ इनवॉइस हुई हैं तो उसकी वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपको नजर आएगा कि सुजुकी के जो रिकॉर्ड फिगर्स हैं। अब एक और बात मेरे जहन में आ रही थी, मिनी बजट की बात हुई, हालांकि वो ब्लॉग पे नहीं लिखी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को क्लैरिफाई करता रहूँ। काफ़ी लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि जी हम कंपनी को पूरी पेमेंट देकर आ गए हैं और अब ये जो मिनी बजट अगर अप्रूव हो जाता है और हमें गाड़ी मिलती है तो हमें नई प्राइस देनी पड़ेगी कि पुरानी प्राइस देनी पड़ेगी। सो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, देयर आर टू थिंग्स। एक तो ये गाड़ी की प्राइस, एक होता है टैक्स। गाड़ी की प्राइस जो है वो आप गाड़ी की जो पार्शियल पेमेंट देते हैं, फुल पेमेंट देते हैं। पार्शियल में तो वो लॉक ही नहीं होती, फुल पेमेंट में आप समझ लें कि लॉक हो जाती है अगर आपकी गाड़ी महीने में आने वाली है। टैक्स जो है वो एक वेरिएबल फैक्टर है जिसको कोई लॉक नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट का एक टैक्स है। इसी का उल्ट एग्जैक्ट हुआ था जब पिछले साल जब सेल टैक्स कम हुआ था, विद होल्डिंग टैक्स कम हुआ था, तो जो अगले दिन गाड़ियां इनवॉइस हुई थी उन पर टैक्स कम आ गया था। बेशक आप फुल पेमेंट दे के आए हुए थे बट वो रिलीफ आपको मिला था। अब उसी का रिवर्स ट्रू है। अब आप बेशक फुल पेमेंट दे के आए हैं, अगले गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ा दिया अभी, क्योंकि वो जो मिनी बजट पेश हुआ है पास नहीं हुआ, जिस दिन वो पास हो जाएगा उससे अगले दिन क्या अगले घंटे जो गाड़ी इनवॉइस होगी उस पर कोई इदारा, कोई कंपनी जो है वो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे सकता, ना ही उसको कोई फायदा है कि ज़्यादा टैक्स वो आपका लेके दे। बट उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जिस दिन मिनी बजट अप्रूव हो जाएगा उस दिन के बाद जो गाड़ी इनवॉइस होगी, रिगार्डलेस आपने पार्शियल पेमेंट दी है, रिगार्डलेस आपने पूरी पेमेंट दी है, आप जो भी करके आ गए हैं, आप गवर्नमेंट के टैक्स को जो है वो कंपनीज कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये मैं आप सबके लिए बता रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि जी हमसे कंपनी ने पैसे ले लिए थे और अब ये अगर बजट बढ़ में प्राइस बढ़ जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी पे होनी चाहिए। कंपनी पे नहीं है, बिकॉज कंपनी ने प्राइस नहीं बढ़ाई, उसने अपनी प्राइस लॉक रखी है। सेल टैक्स है, अगर वो 12.5 से 17% हो गया था तो वो उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। इसी तरह काफ़ी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने सेल टैक्स जो है वो वापस लिए रिलीफ, तो उनमें से गाड़ियां भी एक हैं। अभी तक इसका बिल पास नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन हो जाएगा उस दिन ये इम्पैक्ट आपको मार्केट में नजर आना शुरू हो जाएगा। एक और 2-3 लोगों का सवाल ये था कि जी हमारे साथ जो है डीलर जो है कमिट कुछ करते हैं, देते कुछ हैं। सो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जब आप गाड़ी बुक कराएं तो PBO को पढ़ लें, उसमें आपने क्या क्या चीज़ हमको साइन करके दे दी और आपने अपने राइट गिव अवे कर लिए, लोग नोटिस ही नहीं करते। सिमिलरली होंडा सिविक का मैंने आपको बताया था कि होंडा सिविक की नई जनरेशन की ऑफिशियली कोई बुकिंग शुरू नहीं हुई। कई लोग मुझे अभी मिलते हैं कि जी हमने बुक करा ली और हमारी पहली गाड़ी आएगी और हम इतना ऑन खाएंगे और हम उतना ऑन खा लेंगे। मैं उनको हमेशा समझाता हूँ कि भाई आप एक ऐसी जो है ना हरकत कर रहे हैं जिसका कल को आपको खुद मुआवजा भुगतना पड़ेगा। रीज़न ये है कि अगर आपको वो डीलर कह रहे हैं कि जी हम आपको नई सिविक देंगे और जब भी आती है मार्च अप्रैल में वो आपको पुरानी सिविक पकड़ा देते हैं, तो आप क्या करेंगे? जाके आप आके चीखें मारेंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे, कंपनी के पास जाएंगे, वो कहेंगे भाई आपने ये गाड़ी बुक कराई थी दिसंबर में, जनवरी में, तो जनवरी में तो हमने नई सिविक की बुकिंग ही नहीं शुरू की थी, तो आपका केस जो है वो नल एंड वॉइड है। इसी तरह जब भी आप कोई भी गाड़ी बुक कराएं तो आप मेक श्योर कर लें कि आप जो PBO है उसको पढ़ लें, अपनी जो राइट्स हैं उसको देख लें। एक और बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल होता है कि जी हमने गाड़ी बुक कराई हुई है, हमने पूरी पेमेंट कर दी है
और अभी 4 महीने हो गए हमें गाड़ी नहीं मिली, तो हमारे पास क्या रिकोर्स है, हम क्या लीगल एक्शन लें? हमें कोई लीगल एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। सीकेडी मेड इन पाकिस्तान गाड़ियों के लिए गवर्नमेंट का रूल है कि अगर वो आपको गाड़ी नहीं देते पूरी पेमेंट के 2 महीने बाद, वो आपको जब भी गाड़ी देंगे, 4 महीने बाद दें, 5 महीने बाद दें, 7 महीने बाद दें, साल बाद दें, जो वो शुरू के 60 डेज हैं वो उनको फ्री पीरियड है। उसके बाद जितने दिन उन्होंने आपके पैसे रखे हैं गाड़ी समेत, वो आपको काइबर प्लस 3% पे करेंगे। यार वो एक अच्छी खासी अमाउंट है, इसलिए बिलीव यू मी उनके पास पूरा इंसेंटिव है कि वो आपको जल्दी से जल्दी गाड़ी दें। मैं यहाँ पे किसी की तर्जुमानी नहीं कर रहा, काफ़ी कंपनियों की गाड़ियों की डिलीवरियाँ लेट हुई हुई हैं, खासतौर पर हुंडई निशात के काफ़ी लोगों के केसेस हमारे सामने आते हैं कि जी हमें गाड़ी कमिट की हुई थी दिसंबर में, जनवरी आ गया नहीं मिली। तो इस तरह के केसेस चलते रहते हैं, कभी किसी गाड़ी के प्रोडक्शन का इशू चल रहा होता है, कभी किसी का चल रहा होता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये जो आपको मैंने मेन अपने आपके राइट्स बता दिए हैं वो ज़रूरी हैं कि आपको पता हो कि जब आप गाड़ी बुक करा रहे हैं आपके राइट्स क्या हैं। तो जब आप गाड़ी बुक कराएं तो पढ़ लें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सीकेडी वर्सेस सीबीयू यानी लोकली मेड वर्सेस इंपोर्टेड गाड़ियों की जब बहस हो रही होती है, मैं लोगों को कहता हूँ कि यार इंपोर्टेड मत लो, लोकल लो। क्योंकि सीबीयू के केस में जब आप इंपोर्टेड गाड़ी बुक कराते हैं तो आपके पास कोई राइट नहीं है, आपको कोई काइबर प्लस 2 नहीं देना पड़ता, कंपनी को कुछ भी नहीं देना पड़ता, आप पूरी पेमेंट दे के आ गए। फिर भी अगर आपकी प्राइस चेंज होगी वो भी आपको देनी पड़ेगी, डॉलर महंगा होगा वो देना पड़ेगा, टैक्स बढ़ जाएगा वो देना पड़ेगा, ड्यूटी बढ़ जाएगी वो देनी पड़ेगी। और अगर वो आपको साल बाद भी गाड़ी प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको कोई कंपनसेशन पे नहीं करेंगे। तो ये सीकेडी वर्सेस सीबीयू का मैं आपको जो मशवरा हमेशा देता हूं उसके पीछे ये मुहर्रकात होते हैं। अब अगर इंटरनेशनल न्यूज़ की बात कर लें, एक तो जो नई आने वाली सिविक है उसको बड़े कोई अवार्ड मिल रहे हैं, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था। बट देखते हैं पाकिस्तान में जब वो सिविक पहुंचती है तो उसके साथ ये क्या करते हैं, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन डालते हैं। बिकॉज बाहर की और पाकिस्तान की चीज़ों के अंदर जब कंपैरिजन हम करते हैं तो उसमें जो बेसिक ऑप्शन दी जाती हैं पाकिस्तान में वो भी नहीं दी जाती, और बहुत सी ऐसी ऑप्शन निकाल दी जाती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और बहुत सी बेसिक ऑप्शन को फ्रिल्स के नाम पर पाकिस्तान में दिया जाता है। उसकी प्राइस के बारे में भी अभी जो है चहमगोइयाँ चल रही हैं, कोई 55 लाख हो गया, 60 लाख। अगेन देखेंगे मार्केट में जब वो गाड़ी आती है तो कैसे परफॉर्म करती है। अब बात कर लेते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में। काफ़ी अरसे से एक बहस चल रही थी और लोग कह रहे थे कि टोयोटा की जो रीवो और फॉर्च्यूनर है ना उसके अंदर चेंज आ रहा है। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसमें जो एक फेस लिफ्ट आ रहा था, जिसको आप साइलेंट फेस लिफ्ट भी कह सकते हैं, जो अगले साल अप्रैल में आना है, उसके अंदर 2 चीज़ें ऐड की थी उन्होंने, पार्किंग सेंसर जिसको सोनार बोलते हैं, और एक उसके अलावा जो है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। ये दोनों रेवो और फॉर्च्यूनर में था। तो ये तो हो गया जो भी एग्जिस्टिंग आपके पास वेरिएंट मौजूद है, यानी कि आपके पास रेवो के काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट हैं, उन सब में ये चेंज आएगी। और इसी तरह फॉर्च्यूनर के अंदर 2 पेट्रोल वेरिएंट है, एक वी, एक जी और सिग्मा, इसमें भी ये चेंज आएगी। अब जो न्यूज़ है उसके मुताबिक 2 नए वेरिएंट्स आने वाले हैं। एक जो है फॉर्च्यूनर के अंदर लेजेंडर, और एक रीवो के साथ जो आपका हाइलेक्स है उसके अंदर अभी जो रीवो आ रहा था उसके साथ एडिशनल रॉको आ जाएगा। सो होगा ये कि आपकी जो एग्जिस्टिंग सीरीज़ है, अगर मैं फॉर्च्यूनर की बात करूं तो फॉर्च्यूनर के 3 वेरिएंट्स थे, 2 पेट्रोल के, वी, जी एंड देन डीजल सिग्मा 4। उसके साथ एक और वेरिएंट, चौथा वेरिएंट आके समझे खड़ा हो गया मार्केट में, जो कि लेजेंडर है, जो कि सिर्फ डीजल के अंदर होगा। सो अब ये फॉर्च्यूनर लाइन में 4 आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप उनकी बात करें हाइलेक्स की, तो हाइलेक्स में रेवो की जो सारी रेंज है वो उसी तरह चलेगी। एक एडिशनल उसके ऊपर आ जाएगा जो कि रॉको है। अब रॉको और रेवो में क्या फ़र्क है, या फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर लेजेंडर में क्या फ़र्क है, अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो अब मैं आपके साथ एक और ब्लॉग का लिंक भी लगा दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। इनकी प्राइसेस क्या होंगी और मजीद मुहर्रकात क्या होंगे, हम आपको जिस तरह हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी शेयर करते रहेंगे। मगर फॉर्च्यूनर की बात करें तो उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हैं। उसके अंदर जो आपके पास लेजेंडर है, लेजेंडर के अंदर आपके अंदर इंटीरियर का कलर कम्बिनेशन फ़र्क होता है, मैरून एंड ब्लैक होता है, परफोरेटेड लेदर सीट्स होती हैं, अलॉय व्हील्स चेंज होते हैं, आपके फ्रंट की जो ग्रिल चेंज है, लाइट चेंज है, बैक लाइट चेंज है, काफ़ी चीज़ें उसकी चेंज है। अगर आप इंजन परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वो 100% सेम है। इसी तरह अगर आप रॉको की बात कर लें तो रॉको की भी इंजन परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम होगी तमाम वेरिएंट्स की, बट उसके अंदर आपको हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, बम्पर गार्निश, ये चीज़ें और अलॉय व्हील्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट मिलते हैं, ओवर फेंडर्स लगे मिल जाते हैं। खैर डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमने हमारे पास जो डिटेल इन्फॉर्मेशन आई है हमने इस ब्लॉग में लिख दी है। अगली न्यूज़ जो है वो पंजाब एक्साइज से रिलेटेड है। हमने आपको बताया था कि पंजाब एक्साइज ने डिजिटाइजेशन का जो एक्सट्रीम आखिरी मैयर रह गया था, क्योंकि पहले आपने देखा था कि आपके पास वेबसाइट के ऊपर तमाम डेटा मौजूद था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो कंप्यूटराइज बुक थी उससे कार्ड की तरफ गए, और फिर कंप्यूटराइज जो नंबर प्लेट्स थी, जो कि मशीन रीडेबल नंबर प्लेट्स थी, वो भी पंजाब में आ गई थी। लेकिन एक स्टेप जो ट्रांसफ़र का था, जो कि अभी भी मैनुअल चल रहा था, वो अंगूठे लगते थे और आपके पास टीओ फॉर्म आता था और वो फाइल का जो फरसुदा निज़ाम था वो भी अब ख़त्म कर दिया गया। और हमने आपको बताया था कि 1 जनवरी से पंजाब भर के अंदर जो ट्रांसफ़र है वो आपकी बायोमेट्रिक से शुरू हो जाएगी। उसके अंदर मज़ीद 10 दिन की एक्सटेंशन दी गई थी, बट अब पूरे सूबे के अंदर जितनी भी ट्रांसफ़र है वो बायोमेट्रिक के थ्रू होगी। इसमें बायर
सेलर दोनों अपना अंगूठा लगाएंगे और जो गाड़ी की ट्रांसफ़र है वो समझे पेपरलेस हो गई है, गाड़ी की फ़ाइल की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है और इस तरह जो एजेंट माफिया और जालसाजी थी मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी कमी आएगी। अभी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जो आपको इनिशियल नज़र आती है वो आएगी, अगर आप किसी से बात करें वो कहेंगे नहीं जी ये सिस्टम फेल हो जाएगा, ये सिस्टम बैठ जाएगा, बट आई थिंक आई विल विश देम गुड लक। और मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है बड़ी एक अच्छी काम है, अच्छी चीज़ है। और ये तमाम डिजिटाइजेशन और जो मेरा ख्याल है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जितने सूबे हैं अगर वो सारे इकट्ठे होकर सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा कर लेंगे तो हमारे मुल्क में जो नॉन कस्टम गाड़ी है, डुप्लीकेशन ऑफ पेपर है या डुप्लीकेशन ऑफ कार्स है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी और ये पूरे मुल्क के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी और ट्रांसफर को मजीद जो है ना ट्रांसपेरेंट बनाएगा और लोगों के साथ धोखा और फ्रॉड जो है वो कम हो जाएगा। तो आई थिंक जहां पे गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है और हम उसको सराहते हैं। मीनवाइल इंटरनेशनल न्यूज़ में मैं एक न्यूज़ पढ़ा था कि BMW ने एक गाड़ी निकाली जो अपना कलर चेंज करती है एंड आई वाज वेरी सरप्राइज। मैंने कहा कलर कैसे चेंज करेगी, तो उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉनिक किस्म का जो उसके ऊपर पेंट है वो किया है और वो ई चार्ज उसके जो है ना मैकेनिज्म के थ्रू अपना पेंट ब्लैक से वाइट भी चेंज कर सकती है। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी जो है हमें वो नई नई चीज़ें दिखाएगी। पहले हमने गैसोलीन से हाइब्रिड की तरफ गए, हाइब्रिड से इलेक्ट्रिक की तरफ गए और अब अगर हम गाड़ियों के एक्सटीरियर के कलर चेंज की बात करें तो ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंक टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने मुतरारिफ कराई है जिस तरह की यूली ई रडार वगैरह में यूज़ होती है और BMW ने अभी इसको जो है पायलट कर रहे हैं वो, और देखते हैं वो प्रोडक्शन कार्स में कब आता है। बट येट वेरी इंटरेस्टिंग फीचर जो कि मेरे ख्याल से मैंने कहा आप लोगों से इट्स वर्थ शेयरिंग। अगली न्यूज़ जो है वो पिछले हफ्ते मुझे एक व्हाट्सएप पे किसी ने तस्वीर भेजी और मैंने कहा शायद कोई मजाक कर रहा है, बिकॉज किया की सोरेंटो जब से मार्केट में आई थी तो बड़ा अपनी ना प्राइसेस को लेके थोड़ा मार्केट में उसकी जो रिसेप्शन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। मैंने भी किया का जो बेसिक था 2.4 वेरिएंट वो लिया था और मैंने तब भी, अगर आप जाके आज वो रिव्यू खोल कर देख लें तो मैंने फरवरी में गाड़ी जब लॉन्च का इवेंट हुआ था मैंने तब भी कहा था कि मुझे लगता है कि गाड़ी थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। जो इसके ऊपर वाले दो वेरिएंट यानी 3.5 ऑल व्हील ड्राइव, 3.5 फ्रंट व्हील ड्राइव और 2.4 ऑल व्हील ड्राइव, और जो बेसिक वेरिएंट है जो कि उस टाइम पे 68 या 70 के करीब था 2.4 फ्रंट व्हील ड्राइव, वो मेरे ख्याल से वर्थ बाइंग था। और जो मार्केट में उसके बाद हुआ वो भी इस बात की टेस्टिमनी है कि जो मैंने बात प्रिडिक्ट की थी वो सही साबित हुई। उसमें कोई मेरी बड़ी बात नहीं है कि मैं कहूँ जी मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपने एनालिसिस को, अपने मार्केट नॉलेज को यूज़ करते हुए एक प्रेडिक्शन दी थी और मार्केट में भी ये हमने देखा कि 3.5 लीटर वाली गाड़ी जो कि 85 लाख पे इनवॉइस थी वो 10-10, 12-12 लाख रुपए नीचे बिकी। जब लोगों से बात की कि उन्होंने कहा जी इन्वेस्टर मार्केट में ऑन कमाने आया था, उसको नहीं मिले पैसे तो उसने कैश किया तो इस वजह से गाड़ी नीचे आ गई। अच्छा, अभी सारा कुछ चल ही रहा था और इस मार्केट में लोगों को परेशानी थी कि ये गाड़ी की प्राइस क्या है, इनवॉइस क्या है और कितने पे मिलती है। तो ये जब व्हाट्सएप मेरे सामने आया उसमें उन्होंने लिखा था कि जी वो जो उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो 82 लाख रुपीज़ से नीचे करके 7499 कर दी गई है 3.5 फ्रंट व्हील ड्राइव की, और जो 2.5 ऑल व्हील ड्राइव है उसकी जो इनवॉइस 78 लाख समथिंग थी वो भी 7499 कर दी है। सो यहाँ पे वो दोनों जो है ना मुझे ये परेशानी लगी, मैंने कहा शायद ये गलत है, फिर मैंने कंफर्म किया तो पता लगा कि नहीं जी ये जो है वाकई ऑथेंटिक न्यूज़ है। और उसको जो टाइटल गवर्नमेंट ने दिया कि उन्होंने कंपनी ने दिया, उन्होंने कहा जी हमने 50,000 गाड़ियाँ यूनिट बेचे तो हम उसको सेलिब्रेट करें। अब मुझे समझ नहीं आया कि इंसान जब सेलिब्रेट करता है अपनी फैमिली के साथ कोई ओकेजन सेलिब्रेट करता है तो तमाम बच्चों को शामिल करता है, सिर्फ वो बच्चे शामिल नहीं करते जो कि सबसे मीडियोकर हो या जो सबसे लो परफॉर्मिंग हो, आप सब बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सेलिब्रेशन कैसी है कि जो ऐसे 2 यूनिट के ऊपर जो किया सेलिब्रेट की जा रही है जो कि मार्केट में रिसीव नहीं किए गए। सो मेरे ख्याल से ये सेलिब्रेशन के नाम के ऊपर या तो जो बने हुए यूनिट है उनको निकालने की कोशिश है या एक जो डेड वेरिएंट है उनके अंदर जांच डालने की कोशिश है। बट नॉनदलेस अगेन मेरा एनालिसिस ये है कि जब एक चीज़ मार्केट में पिट जाती है आप उसको कामयाब करने के लिए इस तरह की जितने हरबे इस्तेमाल करेंगे वो और नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। बिकॉज जिस दिन ये प्राइस आई उससे पहले दिन जिस बंदे ने, जो जेन्युइन कस्टमर था, उसने 3.5 लीटर गाड़ी ली होगी जो कि 82 लाख समथिंग पे लेकर आया था और वो अगले दिन आपने उसको 7499 के कर दिया, तो उसके साथ क्या होगा ये भी सोचने वाली बात है। और जब इस तरह किसी कस्टमर के साथ होता है तो वो आइंदा ऐसी कंपनी से या ऐसी प्रोडक्ट से दूर रहते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अजीब सी कोई मेरे जहन में इसकी मतलब लॉजिक समझ मुझे नहीं है कि क्या था, ये कैसी सेलिब्रेशन है। एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि इसका मतलब है कंपनियों के पास कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है कि एक गाड़ी 82 की थी वो 7499 की कर दी, मतलब कॉस्ट से नीचे तो कोई नहीं दे रहा होगा ना, ऐसी कोई सेलिब्रेशन नहीं करता कि नेगेटिव प्रॉफिट के ऊपर गाड़ी बेचे। सो आई वाज सरप्राइज कि आज के ज़माने में भी जब ये कार कंपनियां जितनी भी हैं वो सारी कहती हैं कि जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, डॉलर ऊपर चला गया और हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम प्राइस को रोके रखें। तो ये गाड़ियां भी उसी डॉलर से बनती हैं और बड़ा सरप्राइजिंग सी बात है कि बाकी तमाम गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जो गाड़ियां मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रही होती, डॉलर ऊपर जाए या नीचे जाए वो उसी प्राइस पे रहती हैं।
तो ये मेरे ख्याल से काबिल ज़िक्र अमर है, और ये आप लोगों के लिए फूड ऑफ थॉट, जिसे कहते हैं ना फूड फॉर थॉट है, कि आप लोग सोचें कि आप लोगों के साथ क्या होता है। और मैं भी जहाँ जहाँ मुझे नजर आता है कि हमारे साथ ज्यादती की जाती है या हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ की जाती है, तो मैं ज़रूर उस बारे में जिक्र करता हूँ। पाकविज़ ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि जो मुझे लगता है कि ऑटो स्टोर के ऊपर जो प्रोडक्ट बड़ी प्रैक्टिकल है या मेरे अपने इस्तेमाल में आती है, मुझे समझ आती है, तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आज की जो प्रोडक्ट है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे पास अक्सर होता ही है कि बहुत ज़्यादा एक तो पुरानी गाड़ियाँ हैं, थोड़ी क्वांटिटी में भी ज़्यादा है, तो हर गाड़ी हर रोज़ नहीं चल सकती, और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में या जब गाड़ी ज़्यादा देर तक के लिए खड़ी रहे तो उसकी बैटरी वीक हो जाती है। आप उसको जंप स्टार्ट करने की भी कोशिश करें तो फिर आप उसको 10-12 किलोमीटर चलाएं तो उसको चार्जिंग मिलती है, वरना उसका जो रेक्टिफायर है या जिसको जनरेटर कहते हैं उस पर लोड पड़ता है। तो उससे बेहतर चीज़ ये होती है कि आपके घर में अगर गाड़ी की बैटरी है और बैटरी ठीक है, आपको डिस्चार्ज हुई हुई है थोड़ी, तो आप उसको चार्ज कर लें और फिर गाड़ी को स्टार्ट करें। तो ये प्रोडक्ट है, ये 20 एम्पेयर का चार्जर है, जो कि आप अपने घर पे किसी भी गाड़ी की अगर बैटरी डेड है तो आप उसको उतार के इसके साथ लगा के चार्ज कर सकते हैं। स्लो चार्जिंग पे अगर आप इसको 6 से 8 घंटे लगाएं तो आपकी गाड़ी की जो चार्जिंग है उसको पूरा कर देता है। तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने तो ये खरीद ली है। अगर आप भी इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हो तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। पिछले हफ्ते से आप लोगों ने काफ़ी जगह मैंने लोगों से बात की और डिफरेंट जगह पे भी लोगों से इंटरव्यू भी हुए, बातचीत होती रही। मरी का जो दिलखराश वाक़या हुआ था उस साने के ऊपर हम आप सब लोग जितने भी पाकिस्तानी हैं सब गमगीन हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इंसान को अपनी गलतियों से और इस तरह के जितने वाक़यात होते हैं हमें उनसे सबक लेना चाहिए। और मैंने भी ये कोशिश की थी कि मैं एक लिस्ट बनाऊँ कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को भी बचा सकते हैं, अपने प्यारों को भी बचा सकते हैं, और कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारा सर्वाइवल के चांसेस वो बढ़ जाएं। पहली बात तो आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने ट्रैवल को प्लान बहुत बेहतर से करें। मैं हमेशा आपको याद होगा हर वीकली में कहता हूं कि अगर फॉग वाला इलाका है तो आप अपने आप को ऐसी ट्रिप प्लान करें कि आप दिन के टाइम ट्रैवल कर लें और आपको फॉग में ट्रैवल ना करना पड़े। आजकल भी बहुत ज़्यादा फॉग है। दूसरा, आप जब जा रहे हैं किसी जगह पे तो वहाँ का वेदर चेक कर लें, अपने कपड़े उसके मुताबिक लेके जाएं। अगर आपको एक स्वेटर लगता है वहाँ पर जरूरत है, आप एक एक्स्ट्रा ले जाएं, बिकॉज सर्दी की शिद्दत बढ़ सकती है। मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी या दूसरे रिसोर्सेज जैसे हीटर जलाना या आग जलाना, उससे बेहतर ये है कि आप एक लेयर ज़्यादा पहन लें जिसपे आपकी बचत भी हो जाएगी। और हमारे जैसा जो एक मुल्क है जहाँ पे आपको ना तो ये पता कि बिजली आनी है या नहीं आनी, गैस आनी कि नहीं आनी, तो आप अपने आप को जो है वेल प्रिपेयर्ड करके जाएं। तीसरी चीज़, जब आप जा रहे हो तो मैं हमेशा कहता हूँ गूगल मैप्स का इस्तेमाल करें, चेक कर लें कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे ब्लॉकेज तो नहीं है। जब भी आपने कहीं ट्रैवल करना है तो स्मार्ट ट्रैवलिंग इसको कहते हैं। अगर मैंने यहाँ दफ्तर से घर जाना होता है और मैं शाम 7 बजे निकलूंगा तो रश इतना होता है कि मुझे 2 घंटे लगते हैं, तो मैं रात 9 बजे निकल के 9:15 बजे पहुँच जाऊँ, 15 मिनट का डिस्टेंस है, बजाय इसके कि मैं 2 घंटे सड़क के ऊपर रहूँ, फ्यूल भी जलाऊँ, फ्रस्ट्रेट भी हूँ, सड़क के ऊपर गाड़ी लगने का डर भी ज़्यादा हो। तो आप अपने आप को स्मार्ट प्लान कर लें जिससे जब आप हाईवे पे भी ट्रैवल कर रहे हो। तीसरी चीज़, अगर आप पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं या बर्फ़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी गाड़ी परफेक्ट हो, फिट हो, उसकी बैटरी ठीक हो, उसके टायर ठीक हो। कमज़ोर टायर और कमज़ोर बैटरी आपको सड़क के बीच में गाड़ी ख़राब करके बहुत परेशानी का जो है शिकार कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कहते हैं ना, आपके एमरजेंसी किट मौजूद हो, ऐसी चीज़ें जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं, जैसे कि आपके पास जंप स्टार्टर किट हो सकती है या आपके पास रोप हो सकती है अगर आपने किसी को बांधने के गाड़ी को टो करना पड़ जाए। स्नो वाले एरिया में जा रहे हैं तो अगर आपकी गाड़ी 4x4 है भी और नहीं भी है, दोनों केसेस में आपके पास स्नो चेन्स जो हैं वो होनी चाहिए ताकि आपकी गाड़ी जो है बड़े आराम से चढ़ सके। और चौथी चीज़, आपकी गाड़ी के रेडिएटर के अंदर जो पानी हमारे यहाँ पे लोग डाल देते हैं कूलर निकाल के, मेक श्योर जब आप पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे नुक्ता जमात से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, तो एक लॉजिकल सी बात है कि आप गाड़ी जब चला रहे हैं उस टाइम तो वो गर्म है तो ठीक है, वो चलता रहेगा। आपने जाके बंद की ओवरनाइट और अगले दिन अगर आपने उसको स्टार्ट करना है और बाहर बर्फ पड़ी है तो वो जम जाएगा पानी और वो स्टार्ट नहीं होगी। अगर आप उसमें कूलेंट रखेंगे तो वो एम्बिएंट टेम्परेचर से 4% से 5% का अप एंड डाउन रखता है, तो आपकी गाड़ी बड़े आराम से स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये 4-5 पॉइंट हैं जिनसे हम लोग जो है बेहतरी ला सकते हैं। एक्सपेक्टेशन जो है हमारी जो है मतलब हमारी एक्सपेक्टेंसी ऑफ सर्वाइवल है वो बढ़ जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कभी ट्रैवल करें तो मेक श्योर कि आप अपनी जो बुकिंग और जो रहने का इंतजाम है वो करके जाएं। अगर वो हुआ हो तो इंसान को पता होता है कि यार मेरी डेस्टिनेशन ये है, अगर गाड़ी ख़राब भी हो गई, रुक भी गई, सड़क ब्लॉक भी होगी तो मैं पैदल वॉक करके पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर आप कोई चीज़ बुकिंग करा के ना गए, एवरीथिंग इज इन द एयर, तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। एंड अगेन मैं ये कह रहा हूं कि बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम करें कि गवर्नमेंट की गलती थी, लोगों की गलती थी, जो चीज़ हो गई उसको तो हम नहीं टाल सकते, लेकिन आइंदा आने के लिए इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने ये जबिल्लत रखी है कि वो अपने पास से, अपने माजी से सबक लेता है। तो हमें भी ये चाहिए कि हम सीखें और आइंदा आने वाले सालों में, आइंदा आने वाले दिनों में कोशिश करें कि हमारे मुल्क में कीमती जाने जो हैं उनका ज़िया इस तरह सड़क के ऊपर ना हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे अमर से हमारे पास सामने आई है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग होती है उसके बारे में लोगों को नहीं पता। तो मैं फिर बताता चलूँ कि गाड़ी के जो एग्जॉस्ट होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैसेज निकलती हैं जिनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक है।
आमतौर पे आप खुले इलाके में अगर होते हैं और आप ज़्यादा देर के लिए गाड़ी के अंदर नहीं बैठते तो आपको इफेक्ट नहीं आता, और आपकी गाड़ी का एसी अगर ठीक है। अगर एसी में लीकेज है, गाड़ी पुरानी है, फ्रेश एयर की हवा भी अंदर आ रही है और बाहर की हवा भी अंदर आ रही है, और आप एक कांस्टेंट जगह पे काफ़ी देर खड़े रहते हैं और वो बंद है, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी के अंदर आना शुरू हो जाती है। वो एक पॉइजनस गैस है, उसकी ना कोई स्मेल है ना वो पता लगता है, उसको आप साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। और वो एक ऐसी इतनी तेज़ पॉइजन है कि आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसके जो है ना असर से बड़े आराम से बगैर किसी तकलीफ के आहिस्ता 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 मौत की आगोश में चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि बंद जगहों पे जो है तो बिल्कुल ही गाड़ी के अंदर हीटर चला के ना बैठें। खुली जगह पे भी अगर आप बैठे हैं तो गाड़ी के शीशे नीचे कर लें। कोशिश करें कि आप गाड़ी से बाहर आ जाएं अगर खुदा ना खास्ता आपकी जगह ऐसी कोई ब्लॉकेज हो जाए या कोई ऐसी परेशानी हो जाए, बिकॉज सर्दी जो है उसको इंसान के जो टेम्परेचर बॉडी है वो सर्वाइव कर सकती है। हाइपोथर्मिया के लिए भी आपको तकरीबन -6 के ऊपर कई घंटे कंसेक्टिव रहना पड़ेगा, तब आपकी मौत के चांसेस हैं सर्दी से। लेकिन अगर आप गाड़ी के अंदर रहेंगे और इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगी तो वो कई मिनटों के अंदर भी आपको जो है मौत की आगोश में पहुंचा सकती है। तो मेरे ख्याल से इस दिल खराश वाक़े से हम सबको सबक सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जो ट्रैवलिंग है उसको बेहतर बनाएं और अपने आप को वेल प्लान करके चलें। इसके अलावा फॉग की वजह से बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं। फॉग लैंप्स गाड़ी पे लगा के रखें, अपनी गाड़ी के जो डिफोगर हैं उनको ठीक करके रखें, गाड़ी का हीटर चेक कर लें, बिकॉज अक्सर जब गाड़ी के शीशे पे फॉग आ जाती है तो डिफोगर की जरूरत पड़ती है। गाड़ी के वाइपरों के ब्लेड जो है, मैं अक्सर देखता हूँ मेरी गाड़ियों को, मैंने आपको बताया पुरानी गाड़ियाँ चलाता हूँ तो उनके वाइपर जब चलाओ तो पता लगता है कि वो आधा साफ करे और आधा गंदा, वो और ज़्यादा विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, तो उनका ख्याल कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोविड-19 का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसकी जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है और मैं ये देखता हूँ कि एवरी सेकंड पर्सन हैज़ इट, और हमें चाहिए ये कि हम SOPs, क्योंकि जब इंसान की अगेन नेचर है, जब ये एक चीज़ नई आती है लोग उसको उससे बच रहे होते हैं, फिर आहिस्ता 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 हम लोग लेजी हो जाते हैं। तो ये जो मास्क है और जो सैनिटाइज़र है इसका इस्तेमाल जो है ज़रूर करें, समाजी फासला कायम रखें, कोशिश करें कि हम लोग जो है इसकी जो स्प्रेड को रोक सकें, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि जो ओमिक्रॉन नया जो वेरिएंट आया है इसका स्प्रेड तो ज़्यादा है बट इसका जो इफेक्ट है वो इतना नहीं है, और ये आम जुकाम से थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर भी किसी किस्म में ये डेडली हो सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने जो है ना जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क को, अपने शहरियों के लिए, अपने हमसायों के लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतर जगह बनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये मैसेज बेहतर लगा होगा और आप लोग इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी, इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपने गिरदों वाक़े लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की टीम